हेलो एवरीवन। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को कि आप मुझे देख रहे हो। आप लोग कमेंट करके बता रहे हो कि मेरा वीडियो कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज हम लोग इसी वेक्टर सीरीज़ में आज पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी लाइन पे कैसे निकाला जाता है, या एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे कैसे निकाला जाता है, और वो प्रोजेक्शन क्या इम्पैक्ट करता है, राइट। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। एंड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर पढ़ेंगे कि किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर पे कितना बनता है, परपेंडिकुलर टू कितना बनता है, फिर एक्स वाई जेड एक्सिस पे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक वेक्टर के, वो चीज़ें आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। स्केलर प्रोडक्ट हमने अभी तक प्लस जान लिया, माइनस जान लिया वेक्टर्स का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो दो तरीका मल्टीप्लाई है, या तो स्केलर या फिर वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर एक स्केलर नंबर मिल गया तो वो प्रोडक्ट, ये जो डॉट दिख रहा है यहाँ पे, दिस डॉट, दिस इज अ सिंबल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, तो अगर मुझे एक स्केलर मिल गया तो उसको बोल देते हैं स्केलर। ऐसे ही दो वेक्टर्स को आपस में क्रॉस करने पे एक वेक्टर मिलता है, तो दैट क्रॉस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग फोकस करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट पे। ओके, तो डेफिनेशन ए एंड बी। अच्छा, समरी में मैं सिर्फ नहीं बताऊंगा, समरी में मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि अच्छा ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, आधे घंटे पूरी समरी खत्म, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, ठीक। ए और बी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, ठीक। देन द स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाई ए डॉट बी विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए, कैलकुलेट करना बता दिया है, मॉड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, वेयर theta is angle between A and B. ठीक, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इज इट ओके? फाइन। अगर हमें ए वेक्टर इस डायरेक्शन में गिवन हो और बी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो, अब हम एंगल कैसे मेज़र करेंगे? तो सबसे पहले हम बी को एक्सटेंड कर लेंगे आगे की तरफ, ठीक है। अब जो आगे की तरफ डॉट 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 करके आया है, इसके बाद मतलब अब बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आगे की तरफ हो जाएगी। तो अब ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला थीटा, राइट। तो हमेशा याद रखना कि थीटा मेज़र होगा जब किसी एक पॉइंट से दोनों वेक्टर बाहर निकल रहे हों, ओके। कभी ऐसा ना हो कि एक वेक्टर बाहर जा रहा हो, एक वेक्टर अंदर आ रहा हो, तो आप उनके बीच का एंगल मेज़र कर लो। हमेशा वो इन बिटवीन एंगल होगा जब ए वेक्टर भी बाहर निकल रहा होगा, बी वेक्टर भी बाहर निकल रहा होगा उस पॉइंट से। क्लियर? इफ ए कंडीशन, इफ ए और, ठीक है, तो हमने देख लिया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, राइट। अब हम लोग देखेंगे, अभी तो नॉर्मल था कि ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी, ठीक, ये हो जाता है मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, सिंपल सा। बट अब हम लोग 3D में देखेंगे, तो हाउ टू इवेलुएट, तो डॉट प्रोडक्ट इन 3D, और जैसा 3D में होगा वैसा ही 2D में भी होगा, ओके। तो मैंने कंसीडर कर लिया सबसे पहले ए इज इक्वल्स टू 3D में वेक्टर कैसे लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 जे कैप A3 के कैप, बी ले लिया दूसरा B1 आई कैप B2 जे कैप एंड B3 के कैप, ठीक। इसका मेथड है पूरा, वो मैं नहीं जा रहा हूँ उस पर, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक। ए
अगर आपको समझना है तो आप मैं हिंट दूंगा, आप अगर समझ पाओ ठीक है, अदरवाइज कोई समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। ठीक, लास्ट टाइम बचा है, अब इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल आई को मल्टीप्लाई कर दो तो A1 B1 प्लस लगा दो, जे को मल्टीप्लाई कर दो A2 B2, ठीक, एंड प्लस फाइनली A3 B3, ख़त्म। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट इन 3D। ऐसे ही 2D में क्या हो जाएगा, A3 0 हो जाएगा, दिस वन A3 0 हो जाएगा और B3 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ कितनी बचेगी 2D में, तो उसमें A1 B1 प्लस A2 B2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है। चलो एग्जांपल कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया, लेट से A इज इक्वल टू 3i माइनस 5j प्लस 2k, ठीक। B ले लिया i प्लस j माइनस k। चलो A डॉट B बताओ, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 5 माइनस 5 इंटू 1 माइनस का 5 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 1। सॉल्व कर लो, 3 माइनस 5 माइनस 1, आंसर इज -3, ख़त्म। अब यहाँ पे आपको ना थीटा की ज़रूरत है, ना कॉस की ज़रूरत है, ना इसके मॉड निकालने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, ठीक, यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ओके। एंगल निकालने को आ जाए अगर यही इसी में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम जानते हैं, मुझे दो वेक्टर्स अगर दे रखे हैं सपोज A और B, ठीक, वी आर गिवन A एंड B, हमसे बोला जा रहा है कि एंगल बताओ, तो बहुत इजी तरीका है। हम जानते हैं A डॉट B क्या होता है, मॉड A मॉड B कॉस थीटा, ठीक, और मुझे थीटा ही चाहिए, तो मैं करूँगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दूँगा, A दिस अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। जैसे ही मुझे थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा, मैं कॉस इनवर्स लगा दूंगा, तो थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू, ये देखने में गंदा संदा लगेगा बट है बहुत इजी, कॉस इनवर्स ये पूरी चीज़, कॉस इनवर्स ये पूरी चीज़, मॉड A मॉड B। ओके, फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने यही पढ़ा A और B, ठीक, इसमें इनके बीच का एंगल बताओ, तो क्या हो जाएगा, A डॉट B मैंने निकाला था, -3 आया था, हम लोग यहाँ रख देंगे, -3 इज इक्वल टू, मॉड निकालो ज़रा, तो मॉड कितना आ जाएगा इसका, 9 25 4, ठीक, इसका मॉड निकालो, यहाँ रख रहा हूँ मॉड A मॉड B और A डॉट B की जगह -3, मॉड A की जगह ये, और मॉड B निकालने जा रहा हूँ, ठीक। तो मॉड B कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1 इंटू कॉस थीटी, ठीक, जरा कैलकुलेट करें, तो 9 और 4 29 एंड 9 18 38, ठीक, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा कॉस थीटा, दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू -3 अपॉन √38 एंड √3, तो थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ गंदा सा थीटा बन रहा है बट आपको ऐसे स्टैंडर्ड थीटा π/2 π/3 π/6 ऐसे करके मिलेगा। तो अभी के लिए कॉस इनवर्स बस आपको जस्ट निकालने कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैसे कैलकुलेट करते हैं दिस वन। ओके, ऐसे हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का कितना एंगल बन रहा है, करेक्ट। ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन बनता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर along line और जस्ट ऑन लाइन। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या होता है, कोई भी वेक्टर L है, A है, और यहाँ कोई लाइन है जिसको मैं लाइन बोल दूँ L, ठीक, लाइन जैसे हम लोग नॉर्मल लाइन पढ़ते हैं, ठीक, लाइन बोल दिया L। अब A का प्रोजेक्शन इस लाइन पे कितना होगा, ठीक, तो वो हम लोग कैसे बताएंगे, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन A एंड L,
ए एंड एल। अब थीटा एंगल मतलब क्या है कि इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं और इसको मैं पीछे, तो ये एंगल थीटा बन रहा है, तो चाहे ये लिख दो, ये यहाँ एक्सटेंड इसको करके ऊपर लेके चले और ये बोल दो थीटा है। ठीक, तो प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है कि इस वेक्टर को इधर पे ला के ये कितना बड़ा इमेज बनाएगा। ठीक, जैसे क्या है, इसी के ऊपर अगर मैं कोई एक लाइट टॉर्च फोकस करा दूँ, ठीक, तो इधर एक इसकी परछाई बनेगी, राइट, इधर एक परछाई बनेगी। वो परछाई कितनी बड़ी होगी वो रिप्रेजेंट करता है ए का प्रोजेक्शन एल पे। ठीक, कितनी बड़ी बनेगी मैं बोल रहा हूँ, कितनी बड़ी मतलब वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, तो मतलब जो भी प्रोजेक्शन ए का इस पे होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक, तो अब इधर से अगर मैंने एक टॉर्च लगाई तो इसकी परछाई कुछ ऐसी दिखेगी, या बहुत ऊपर लगा लो एक टॉर्च तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक, ताकि मतलब पूरे वेक्टर पे वो टॉर्च पड़े, तो उसकी परछाई इधर कुछ ऐसे करके यहाँ ऐसे बन जाएगी ये चीज़। ओके, ये इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द लाइन एल। ओके फाइन। सो क्या होगा अगर मैं यहाँ से देखूँ इसको, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इस लेंथ को मैंने बोल दिया लेट से ए से बी। ठीक, इसको नाम दे दिया इस पॉइंट को सी। ठीक, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं बोलूँ कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ बच्चा, तो क्या लिखोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। बेस कितना है? ए बी जो प्रोजेक्शन है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है इसकी? ए सी, जिसको वेक्टर ए बी अपॉन ये कितना है? मॉड ए, मतलब उसकी लेंथ। ए सी क्या है? ए की लेंथ है, तो ए बी कितना आ गया? ए बी इज इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा। मतलब अगर मुझे ए सी पता है, मुझे किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है किसी लाइन पे जो उसके एंगल, तीन ही चीज़ हैं, एक वेक्टर, दूसरा एंगल, तीसरा प्रोजेक्शन। मतलब अगर मुझे प्रोजेक्शन चाहिए किसी वेक्टर का किसी लाइन पे, तो उसका एक एंगल पता होना चाहिए, उनके बीच का एक वेक्टर पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन बता दूंगा, क्योंकि वेक्टर की ज़रूरत है, एंगल की ज़रूरत है, प्रोजेक्शन उस लाइन पे मैं बता दूंगा। तो कभी भी प्रोजेक्शन आए तुरंत आप क्या ढूंढोगे? दो चीज़ें, वेक्टर पता होना चाहिए और उसके बीच का एंगल पता होना चाहिए जिस पे हम प्रोजेक्शन निकालने जा रहे हैं। इज इट फाइन? अरे इज इट फाइन? ओके, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। प्रोजेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने देखा 4-5 क्वेश्चंस में प्रोजेक्शन लिख के आ रहा है सीधा। प्रोजेक्शन का मतलब नहीं पता तो गया वहीं पे क्वेश्चन। ओके ओके, अब ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। अब इसी को मैं बना दूं कुछ और, कि प्रोजेक्शन ऑफ, इसको मैं बना दूं, इसको मैं लिख दूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। मतलब मेरे पास ए है, यहाँ पे कोई बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है। देन अब बताओ ए का बी पे प्रोजेक्शन कितना होगा? तो बहुत सिंपल सी चीज है, प्रोजेक्शन, ध्यान सुनना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज मॉड ए और इनटू इनके बीच का एंगल। ठीक, अच्छा इसी को क्या लिख सकते हो जरा याद करो, ए डॉट बी क्या बताया? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? मॉड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। बोलो, उठा के रख दो यहाँ पे। तो मॉड ए कॉस थीटा की जगह हटा के रख दिया ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए कैंसिल, मॉड ए कैंसिल, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो ये हो गया नया फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ये क्यों बताया, ये नया फॉर्मूला क्यों बताया गया? क्योंकि अगर मुझे एंगल नहीं पता है, सिर्फ वेक्टर्स पता है, या तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो सिंपल यहाँ से मैं ए का बी पे प्रोजेक्शन निकाल सकता हूँ। कैसे? ए डॉट बी अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसका मॉड ऑफ बी, खत्म।
ए का बी पे मॉड ऑफ बी नीचे रहेगा, बी का ए पे मॉड ऑफ ए नीचे रहेगा। अब यही बोल दूं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या बन जाएगा, ए डॉट बी, या ऐसे नहीं, बी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। और भी बाद में पता चलेगा कि ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में इक्वल ही होते हैं। ये मैं बाद में क्या पता चलेगा, इधर ही देख लो ना, बाद में क्यों पता चलना कुछ। ए डॉट बी का फॉर्मूला बताओ, तो मॉड ऑफ बी इंटू उनके बीच का एंगल का कोसाइन। ऐसे ही बी डॉट ए बताओ, तो मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए और उनके बीच का एंगल। तो अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो बी और ए के बीच का एंगल भी वापस से थीटा ही होगा, कुछ और हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। अब ये दोनों स्केलर्स हैं, ए मॉड ऑफ बी, ये एक नंबर है, तो नंबर को चाहे बी इंटू ए लिखो चाहे ए इंटू बी लिखो, दोनों इक्वल है। मतलब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इक्वल, दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आपस में इक्वल, आपस में इक्वल। फाइन, तो समझ आ गया। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बताएं तो बी का मॉड नीचे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बताएं तो ए का मॉड नीचे, जिस पे प्रोजेक्शन उसका मॉड नीचे। ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसी की, बहुत इजी सी। तो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी हमने देख लिया, ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए डॉट बी प्लस सी अगर लिखा हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी से। ठीक, अंदर चला जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर ये लिखा है डॉट ए तो हम लोग फिर से इसको ओपन कर देंगे, दिस बी डॉट ए एंड प्लस सी डॉट ए। बोलो, अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक, चलो। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, ये सबको नहीं पता हो तो जान लो, अगर ए डॉट बी जीरो हुआ, इसका क्या, अच्छा इधर से नहीं बताता हूँ, उधर से बताता हूँ। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर क्या होता है, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब कुछ ऐसा बनाए, ए बी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक, या π/2। दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस π/2। कॉस π/2 की वैल्यू, अरे कॉस π/2 की वैल्यू 0, तो क्या हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो अगर ए परपेंडिकुलर बी के है तो ए डॉट बी 0 होता है। पलट के उल्टा ट्रू है कि अगर ए डॉट बी 0 है एंड ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि ए और बी में कोई एक जीरो हो जाएगा, अभी बताया था ए डॉट बी 0 हो जाएगा। अगर दो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर हैं, उनके बीच का डॉट 0 है, देन दिस इम्प्लाइज कि थीटा इज 90 डिग्री और ए इज परपेंडिकुलर टू बी। बोलो क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है। ठीक, ये मैंने परपेंडिकुलर वाला बताया, अभी प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई। अगली प्रॉपर्टी नंबर 4, ए डॉट ए की वैल्यू कितनी होगी, मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ए, और ए के बीच का एंगल ये ए है, ये ए है, 0 डिग्री, कॉस 0। अरे कॉस 0 का मान, कॉस 0 की वैल्यू 1, और तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो अगर मुझे ए डॉट ए निकालना है देन इट शुड बी मॉड ऑफ ए स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ओके। फिफ्थ, अच्छा मैं ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बार बार नहीं बता पाऊंगा। ए डॉट बी लिखा हो तो ये कहीं भी चला जाता है। स्केलर से डरा ना करो, स्केलर कहीं भी भाग जाता है, ठीक। उसके अंदर ये ताकत होती है कि कहीं भी जाके रुक सकता है और किसी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक।
स्केलर इधर उधर कहीं भी भेज सकते हो। तो ये अब इसमें और है एम एन अलग अलग एन एन, वो बकवास चीज़ें, एक फालतू की चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है। नेक्स्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, अगर ए प्लस बी मॉड स्क्वायर निकाला जाए, बोलें कि ए प्लस बी वेक्टर दिया है उसके मॉड का स्क्वायर बताओ, तो पहले तो हम जानते हैं कि मॉड ए का स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख लूँगा, इसको लिख दूंगा। अब डॉट कैसे मल्टीप्लाई होता है, सिंपल डॉट की तरह, तो ए डॉट ए प्लस ए, फिर बी से मल्टीप्लाई होगा ए डॉट बी प्लस आगे मल्टीप्लाई होगा बी डॉट ए प्लस आगे मल्टीप्लाई होगा बी डॉट बी। ए डॉट ए, अरे ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी डॉट बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में इक्वल होते हैं, तो बन गया 2 ऑफ ए डॉट ए। ठीक, 2 ऑफ ए डॉट ए, ये अपना फॉर्मूला बन गया। ठीक, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर बोला जाए, देन इट इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ मॉड ऑफ ए। ये ऐसे याद रखना, जैसे हम लोग स्केलर्स में पढ़ते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस अब यहाँ पे मॉड लगा लो, मॉड लगा दो, यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट लगा दो, यहाँ पे मॉड लगा दो, खत्म। ऐसे याद रखना इसको। ठीक, ऐसे ही a माइनस बी क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ बच्चा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। अच्छा, जिसको ज़्यादा अच्छा लगे वो प्रूफ कर सकता है एक लाइन और लिख के, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, वहाँ क्या पढ़ा था, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सेम यहाँ पे ए माइनस बी वेक्टर और ए प्लस बी। अच्छा, इनके बीच में होगा क्या, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट, अरे इनके बीच में एक डॉट प्रोडक्ट। बोलो समझ आया? 3 प्रॉपर्टी याद होगी, मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए डॉट बी। सिमिलरली ए माइनस बी मॉड स्क्वायर ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, एंड मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड डॉट प्रोडक्ट विद ए प्लस बी। एक क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, इस पे नहीं कर पाओगे? अरे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं यार, कर लोगे। ठीक, मैं बताऊंगा, परेशान ना हो, बताऊंगा। अच्छा चलो देखते कौन बताता है। बताओ जरा, क्या तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मुझसे पूछा गया कि 2 वेक्टर्स के बीच का वो बताना है, एंगल बताना है, तो कैसे निकालोगे? 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालोगे? बहुत इजी है। अरे सर बहुत इजी है, मुझे ये पता है कि ए डॉट बी जो होता है वो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। मैं बोल दूंगा कि मुझे कॉस थीटा पता करना है, एक बार कॉस थीटा पता चल गया, थीटा पता चल गया, तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यहाँ से मैं कॉस थीटा निकाल लूँगा, कॉस इधर ला के इन्वर्स कर दूंगा, मुझे थीटा मिल जाएगा। बोलो अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे भैया? ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। मतलब क्या है? मतलब है कि कोई एक वेक्टर ए है, कोई एक वेक्टर बी है। अब मैं पूछूं कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा, या कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी क्या होगा। मतलब ए का कंपोनेंट अगर मैं निकालूं इधर बी की तरफ तो कितना होगा, और परपेंडिकुलर टू बी कितना होगा। ठीक, ओके। तो इसके लिए मैं
एक इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, मैं बता भी चुका हूँ ऑलरेडी, कि अगर मुझे कोई भी वेक्टर लिखना हो, सपोज़ मुझे एक वेक्टर इधर पता है, लेट्स से ए बी या ए वेक्टर न लेके मैं ले लूँ लेट्स से एम वेक्टर, ओके, ये पता है मुझे इस डायरेक्शन में। अब मुझे कोई और दूसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में लिखना है, ठीक, एन वेक्टर मान लो कोई, तो मैं क्या लिखूंगा एन का मॉड ले लो और एम कैप लगा लो। एम कैप मतलब एम कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक। इनिशियली यूनिट वेक्टर बताया था कैसे निकलता है, वो वेक्टर अपॉन उसका मॉड, ये है। तो अगर कोई भी वेक्टर लिखना है तो हमको बस उस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर पता होना चाहिए, ठीक। अगर मुझे m के पैरेलल एक वेक्टर लिखना है तो मैं लिखूंगा n वेक्टर which is in mod n vector into m cap, where m cap is a unit vector which is obtained using this, ठीक। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मॉड 1 होता है, करेक्ट। तो समझ आ गया ये चीज़, ओके। तो इस चीज़ का हम लोग यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं, तो इसको मैं एज ए नोट इधर रख देता हूँ। अब देखना ध्यान से, अब मुझे निकालना है कंपोनेंट ए, तो इसको मैं पॉइंट दे दूँ ओ, इसको दे दूँ ए, एंड यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, दिस वन, इसको नाम दे देता हूँ बी, ओके। और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया सी, ओके। अरे कलर हो जा भाई, ठीक। मतलब जो ओ ए है इसका मॉड अगर मैं निकालूं, सॉरी नॉट वेक्टर, मतलब जो मॉड ए वेक्टर है वो है ओ ए, मतलब ओ ए क्या है, ओ एक डिस्टेंस है जो मॉड ए के बराबर है। ऐसे ही सी अगर मैं बोलूँ ओ बी वेक्टर का मॉड, तो बी वेक्टर का मॉड कितना है मेरा सी, मतलब ओ सी, ठीक। अब मुझे एक वेक्टर बताना है, ए का कंपोनेंट बताना है बी की तरफ, ठीक। तो देखना, तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज ओ बी वेक्टर, पहले तो ये जान लिया। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज एक्चुअली ओ बी, ठीक। कंपोनेंट का मतलब क्या है, उसका प्रोजेक्शन क्या बताया था, ये लाइन, इसको पकड़ के नीचे खींच लो, खींचने के बाद ये कैसे इस पे आ जाएगी, ये ऐसे करके आ जाएगी, इतनी सी लाइन आ जाएगी, ठीक। या टॉर्च ऐसे परपेंडिकुलर मार दो इस पे, तो जैसा इसका इमेज यहाँ बने, दोनों चीज़, या पकड़ के खींच लो इसको इधर घुमा के, ठीक। तो यहाँ आके ऐसे गिरेगी, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन जो होता है यही कंपोनेंट होता है, बट वहाँ पे एक वेक्टर लग जाता है और कुछ नहीं, ठीक। मतलब कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि ए का बी की तरफ कितना पार्ट होगा, तो जो कंपोनेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। बट प्रोजेक्शन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी उसी प्रोजेक्शन को एक वेक्टर बना दो तो वही कंपोनेंट हो जाता है, गॉट इट, ओके। सो ओ बी, अब मुझे ओ बी निकालना है बस। तो ओ बी वेक्टर अगर मैं लिखूँ, मुझे ओ बी वेक्टर बताना है, तो ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी मतलब उसका मॉड एन मॉड इनटू एक यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसकी तरफ, बी कैप, ठीक। ये चीज़ समझ आई, तो मैं इसको ब्रैकेट रख देता हूँ, ओ बी इंटू बी कैप। बी कैप क्या है, बी कैप ये बी है वेक्टर, ये वाला वेक्टर बी है, तो इसी के अलॉन्ग वेक्टर क्या हो जाएगा, बी कैप हो जाएगा, विच इज़ मॉड बी अपॉन मॉड ऑफ बी, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी, जो यहाँ बताया मैंने, ठीक। क्योंकि ओ बी की डायरेक्शन और ओ सी की डायरेक्शन एक जैसी है, और ओ सी वेक्टर क्या है, ओ सी वेक्टर है बी वेक्टर, या ऐसे बोलना कि ये वाली लाइन कौन सी है, बी वेक्टर। तो इसका मतलब अगर मुझे ओ बी वेक्टर पता करना है तो ओ बी वेक्टर क्या बन जाएगा, ओ बी मतलब उसकी लेंथ इंटू उसकी तरफ एक यूनिट वेक्टर, ठीक, ओके। नाउ ओ बी इज प्रोजेक्शन एक्चुअली, तो प्रोजेक्शन लास्ट टाइम पढ़ा है कैसे निकलता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा, ऑन जिस पे हो उसका मॉड नीचे, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी इंटू बी कैप, ठीक। इंटू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ओ बी जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है, एक यूनिट वेक्टर से। तो यहाँ ये डॉट नहीं है, ये है सिंपल मल्टीप्लाई, मतलब जो एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करता है, इसलिए ये डॉट नहीं है। डॉट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ ये गोल करके, ओके। नाउ सो
ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी इनटू, अब ये देखो एम वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ एम कैप को कैसे लिखते हैं, एम वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एम वेक्टर, करेक्ट। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा कि दिस इज गोइंग टू बी बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया दिस इज गोइंग टू बी ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर इनटू बी वेक्टर, ठीक है। तो ए का बी की तरफ कंपोनेंट ये आएगा, ठीक। तो कंपोनेंट ऑफ ए along B is this, ये आ गया कंपोनेंट ऑफ ए along B, ए का B की तरफ कंपोनेंट। तो क्या होता है, जिसकी तरफ कंपोनेंट है वो वेक्टर में लिख दो और ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, दैट्स ऑल। ऐसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, याद बस ऐसे रखो यहाँ से कि कंपोनेंट ऑफ ए along बी मतलब ये वेक्टर पता करना है। अब ये वेक्टर पता करना, प्रोजेक्शन इतना अगर लंबा, इसीलिए मैं डिराइव करके ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि इन केस अगर कभी आप भूल गए तो बस ये याद हो कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। कंपोनेंट का मतलब है ए का बी की तरफ कंपोनेंट, मतलब वो ओबी वेक्टर मतलब प्रोजेक्शन इनटू बी कैप, ये याद रखो। यहाँ से ये आप 2 सेकंड में डिराइव कर लोगे, ठीक। प्रोजेक्शन इनटू बी कैप, क्लियर, ओके। अभी बताओ परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे। परपेंडिकुलर मतलब मुझे अब निकालना है ए बी, ये पे मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। मुझे निकालना है ये वेक्टर, और मुझे ये वेक्टर पता है ए वेक्टर है, ये वेक्टर पता है ओ बी वेक्टर है, मुझे ये वेक्टर चाहिए। तो ट्रायंगुलर ला, याद है एक ट्रायंगल बन रहा है ये, जिसमें डायरेक्शन ये और इधर की है, ठीक। तो यूजिंग ट्रायंगल ला, तो बाई ट्रायंगुलर लॉ से क्या हो जाएगा, ये था, मैं इधर बना देता हूँ, ये दिस इज ओ, दिस इज ए विच इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी। तो क्या बन जाएगा मेरे पास कि ये डायरेक्शन ऐसे थी और ये डायरेक्शन ऐसे थी, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर पता करना है, ये 90 डिग्री है, तो मुझे ए बी बताना है। तो मेरा क्या बन जाएगा ट्रायंगल लॉ से, एक लाइन पे 2 चीज़ें, मतलब ओ बी स्टार्ट किया प्लस बी ए गए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अपोजिट वाली चीज़ ओ ए। ये चीज़ समझ आती है, ये दोनों एक डायरेक्शन में है, यहाँ से चले यहाँ पहुँचे, फिर उसके अपोजिट जो लिखा होता है वो तीसरी लाइन बन जाती है, ठीक। ये अपना ट्रायंगुलर लॉ था। तो ओ बी मुझे ए बी मुझे पता करना है, ए बी या बी ए। तो बी ए वेक्टर क्या बन जाएगा मेरा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर जरा बताओ, ओ ए वेक्टर है मेरा ए माइनस, ये बता दो ये कितना है, ए क्या लिख रहा हूँ मैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। तो ये हो गया मेरा कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। निकाल लोगे, दोनों चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़, कोई ज़रूरत नहीं दोनों चीज़ें याद रखने की, ठीक। दोनों चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही याद रखो, वो भी वैसे कि अगर ए का कंपोनेंट बी की तरफ निकाला जाता है तो मतलब ए का प्रोजेक्शन बी की तरफ इनटू बी कैप, बस। और प्रोजेक्शन तो याद ही है, जिसका प्रोजेक्शन ऑन दिस तो ए डॉट बी अपॉन ऑन बोला गया तो मॉड ऑफ दिस, खत्म। उसके परपेंडिकुलर ट्रायंगुलर लॉ से निकाल लो, ठीक, ओके। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि वेक्टर दे रखा है ए विच इज 7i प्लस जे माइनस 4k, बी दे रखा है आपने 2i
प्लस 6j प्लस 3k। बोल रहे हैं कि प्रोजेक्शन बताओ ऑफ A ऑन B, दिस ऑन B, तो क्या हो जाएगा A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B। चलो A डॉट B निकालते हैं। A डॉट B मतलब क्या, 7i प्लस j माइनस का 4k डॉट 2i प्लस 6j प्लस 3k। ठीक, तो कितना बन जाएगा बता चुका हूँ। ये वाला किससे कोएफिशिएंट आई से, तो 7 2 14। इधर 1 कोएफिशिएंट 1 6 से, प्लस का 6 माइनस 4 6 12, कितना आ गया मेरे पास 14 माइनस 12 2 मतलब 8। अब मॉड ऑफ बी निकाल लो। मॉड ऑफ बी कैसे निकालते हैं, अरे अंडर रूट सबका स्क्वायर 4 36 एंड 9, कितना बन गया मेरे पास दिस 1 दिस 40 49 मतलब 7। तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया, यहाँ उठा के रख दो। तो दिस इज गोइंग टू बी 8/7। अरे कर लोगे, यही आंसर बन गया मेरा। नहीं कर पाओगे क्या, ओके। तो जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग प्रोजेक्शन वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी बताया है प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब क्या, कंपोनेंट का मतलब क्या, कंपोनेंट है ये, कहाँ बताया है, ओबी वेक्टर, ये तो बताया भैया, नहीं बोल पा रहा हूँ। ओबी वेक्टर क्या है, प्रोजेक्शन ही है, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो कंपोनेंट को बोल सकते हो प्रोजेक्शन वेक्टर एक्चुअली। ठीक, तो कभी प्रोजेक्शन वेक्टर भी लिख के आए तो इसका मतलब कंपोनेंट वेक्टर पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, तो मैंने कंपोनेंट देख लिया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक, along another vector। अब इसी का यूज़ हम लोग करने वाले हैं कि अगर मुझे पहले 2D में देखते हैं, अगर मुझे 2D में एक वेक्टर दे दिया जाए, सपोज R वेक्टर, ठीक, R वेक्टर का कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक। चलो बताओ पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, इसको मैं नाम दे दूँ O, इसको नाम दे दूँ P, तो OP वेक्टर क्या लिखोगे जल्दी बताओ, xi प्लस yj, करेक्ट, ठीक, ओके। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अब जरा बताओ कंपोनेंट ऑफ दिस आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना है और वाई एक्सिस कितना है, या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कितना, जैसे हमने क्या पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर, राइट। तो अभी एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे आर वेक्टर का कंपोनेंट बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट बताने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसको मैं नाम दे दूँ कुछ क्यू, ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक। और उसके बाद एक यूनिट वेक्टर जो इसी वेक्टर के अलोंग है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है एक यूनिट वेक्टर, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही कंपोनेंट निकलता है। तो जरा बताओ ये ओ क्यू कितना होगा, ओ क्यू एक्चुअली प्रोजेक्शन है आर का एक्स एक्सिस पे, बट फिर भी हम डायरेक्ट जानते हैं ओ क्यू होगा एक्स, और ये कितनी होगी, ये लेंथ, मतलब ये लेंथ होगी वाई, तभी तो एक्स कॉमा वाई वो कोऑर्डिनेट बना है, राइट। तो ओ क्यू तो मुझे डायरेक्ट पता दिया एक्स, और इनटू एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बताओ, तो क्या होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप, तो बन गया आई कैप, करेक्ट। तो अगर मैं बोलूँ कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस कितना बन जाएगा मेरा, एक्स आई कैप। ऐसे ही कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कैसे निकालेंगे, वही अपना ये वेक्टर मुझे पता चल गया है, ये वाला, और ये वाला मुझे कैलकुलेट करना है, तो ट्रायंगल रूल, तो क्या बनेगा, वो मतलब मुझे पी क्यू बताना है, तो पी क्यू क्या बन जाएगा, पी क्यू प्लस ओ क्यू पहले लिख लेता हूँ, ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल्स किसके इक्वल हो जाएगा, ओ पी के। ओ पी कितना है, आर है, आर मतलब एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक। और ओ क्यू मुझे पता चल गया एक्स आई
और मुझे पी क्यू निकालना है, राइट। तो पी क्यू मेरा कितना बन जाएगा, पी क्यू वेक्टर इक्वल्स, इधर जाएगा तो एक्स आई कैंसिल, वाई जे, तो ये मेरा आ गया वाई जे, करेक्ट। मतलब कंपोनेंट ऑफ एक्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मतलब क्या, वाई एक्सिस। तो कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस क्या बन जाएगा, वाई जे। ऐसे ही 3D में क्या है, अगर मुझे आर वेक्टर दे रखा है एक्स आई वाई जे और जेड के, और मुझसे पूछा जाए कि कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस ये, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस ये, कंपो अलोंग जेड एक्सिस ये, करेक्ट। तो ये हो गया कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये हो गया कंपो अलोंग जेड एक्सिस। अरे बोलो क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंपोनेंट निकाल लेते हैं किसी भी वेक्टर का, किसी भी एक्स वाई और स्टैंडर्ड एक्सिस के अलोंग में, क्लियर, ओके। चलो जरा एक क्वेश्चन बताना मेरे को, कितने लोग ये चीज़ समझ पाए हो। अगर मैं लिखता हूँ a प्लस बी, कोई भी दो वेक्टर हैं, a माइनस बी की मॉड के बराबर है, तो इसका क्या मतलब है कि a और b के बीच में क्या रिलेशन बता सकते हो आप, ठीक। तो स्टार्ट करो, यू हैव अ टाइम ऑफ 5 minutes, जस्ट पॉज एंड टेल द आंसर। हिंट है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लो और फिर बताओ कि परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है। चलो, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। वहाँ पे स्क्वायर का एक फॉर्मूला बताया है मैंने कि दिस मीन्स दैट मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ये सब वेक्टर्स हैं, गलत ना समझना मुझे, माइनस 2a डॉट बी, ठीक। दोनों तरफ ये कैंसल, तो क्या बचा, इधर इसको लेके आ गए 4a डॉट बी इक्वल्स 0, मतलब a डॉट बी इक्वल्स 0, और a डॉट बी इक्वल्स 0 इसका मतलब एंगल बिटवीन दीज टू इज cos थीटा इज π/2, दिस इम्प्लाइज थीटा इज cos थीटा इज 0, क्या लिखवा रहे हो तुम लोग मुझसे, cos थीटा इज 0, दिस मीन्स दैट कि थीटा इज इक्वल्स टू π/2, मतलब a और बीच का एंगल, a और b आपस में क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। बोलो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। इसी तरह अगला बताओ, अगला है कि अगर a प्लस बी मॉड इक्वल हो जाए मॉड a प्लस मॉड b के, तो इसका क्या मतलब है, जल्दी बताओ यार, बहुत ईजी है, दोनों तरफ स्क्वायर करके आंसर बताओ। चलो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, ये तो इधर का स्क्वायर कैसे ओपन होगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, अरे a डॉट बी, इधर का स्क्वायर कैसे, ये दोनों नंबर्स हैं, नंबर का स्क्वायर कैसे ओपन होता है, मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, अरे सारे एक दूसरे से सब कैंसिल, इधर आ गया कितना 2a डॉट बी, a डॉट बी इक्वल्स, इधर कितना बचा 2 मॉड a इंटू मॉड बी, इंटू बोल रहा हूँ क्योंकि ये दो नंबर्स हैं, ठीक। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। a डॉट बी का फॉर्मूला क्या बताया था, नहीं बता पा रहे हो, a डॉट बी का फॉर्मूला कोई 2 टाइम्स मॉड a मॉड बी इंटू कॉस थीटा, और इधर कितना बचा 2 टाइम्स मॉड a इंटू मॉड बी, 2 कैंसिल, a कैंसिल, b कैंसिल, c कैंसिल, d कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री,
माने implies कि A is parallel to B, तभी तो एंगल 0 आ जाएगा। अरे तभी तो एंगल 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही कर लोगे, बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर कभी भी ना मिले तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अगर डायरेक्ट स्क्वायर मिल गया, अब आप ये करके ट्राई करना कि अगर लिखा है मॉड A प्लस बी स्क्वायर इज इक्वस टू मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर, तो इसके बारे में क्या कहोगे? ए और ये आप खुद करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक, बता ले गए तो बहुत अच्छा, नहीं बता पाए तो खूब प्रैक्टिस करो जितना कर पाओ। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? हमने ये फॉर्मूला तो देखा, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या देखा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अच्छा, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, ये हमेशा पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव नंबर ही तो होता है मॉड मतलब क्या? डिस्टेंस पॉजिटिव। अरे डिस्टेंस बोलते 5 किलोमीटर गया मैं यहाँ से वहाँ, की बोलते -5 किलोमीटर गया यहाँ से वहाँ, नहीं ना? ओके, तो ये पॉजिटिव। अब सारा खेल है इस पे, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। ठीक, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। निगेटिव कब होगा? कॉस थीटा का ग्राफ कैसे बनता है पता है किसी को? ये करके ऐसे 0 से लेके पाई2 से लेके ये कितना बनता है एंगल? 3π/2। ऐसे ही इधर आ जाओ -π/2 एंड -3π/2। ठीक, मुझे कहाँ से कहाँ -π से पाई देखना है तो मैं उससे भी देखूंगा बस। ये है मेरा -π और ये है मेरा पाई, ये है मेरा π/2, ये है मेरा -π/2। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, cos थीटा इज पॉजिटिव इफ थीटा इज बिटवीन, ये है, परेशान नहीं होना जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ये ट्रिग्नोमेट्री का चीज़ है। ठीक, तो बस अभी जान लो थोड़ी देर के लिए। cos थीटा पॉजिटिव होता है अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में हो, एंड निगेटिव होता है अगर थीटा -π से -π/2 के बीच में हो, या फिर π/2 से π/2 के बीच, π/2 से पाई के बीच में हो। मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन में देखो cos थीटा निगेटिव है, मतलब यहाँ कहीं आ रहा है cos थीटा, और यहाँ जब चल रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? पॉजिटिव, ये वाली लाइन। ठीक, तो जब -π/2 से π/2 के बीच में तो ऊपर, अदरवाइज नीचे। ठीक, तो अब दो वेक्टर्स जब हम लोग बनाते हैं ऐसे करके, तो अगर हम बोलते हैं एंगल 60 डिग्री, सपोज थोड़ी देर के लिए ए और बी का, तो अगर मैं बोलता हूँ ए और बी के बीच का एंगल 60, तो पलट के भी वही बोलते हैं कि बी और ए का बीच का एंगल 60। इसमें माइनस प्लस नहीं देखते हैं, इसमें जस्ट देखते हैं एंगल कितना है। ये नहीं बोलूँगा कि ए और बी के बीच का एंगल 60 है तो बी और ए के बीच का एंगल -60 है, नहीं, इसमें जस्ट 60। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान देना, बस यहाँ पे एंगल देखा जाता है, मैग्नीट्यूड, इंस्टेड कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, तो अब दो वेक्टर्स के बीच का मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 180। बिल्कुल सही। कैसे? देखो ये लाइन मैंने खींच दी, अब एक वेक्टर ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर सीधा पलट के उसी के अपोजिट जा सकता है। तो यहाँ एंगल कुछ 60, फिर और बढ़ा 90, फिर और 120, 135, 180। ठीक, अच्छा, अब आप बोलोगे मैं इधर भी तो खींच सकता हूँ, तो जैसे आप इधर खींचोगे मैं ये वाला एंगल लूँगा ही नहीं, अब मैं तुरंत इधर आ जाऊँगा ये वाला एंगल लेने के लिए। अब मैं बोल दूंगा कि इनके बीच का एंगल कुछ 180 से कम होगा, राइट? क्योंकि मैंने बताया कि ये इससे और इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि इधर से लूँगा तो माइनस का नहीं बोला जाएगा, वो प्लस ही बोला जाएगा। ओके, ठीक है। तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 180। ये चीज़ समझ आ गई हमको। तो अब बस मुझे ये देखना है कि मैक्सिमम एंगल 180 और मिनिमम कितना हो सकता है? 0। यहीं से चले थे ना, 0 से लेके 180 तक। तो मुझे जस्ट 0 से लेके 180 तक के बीच का एंगल देखना है। तो यहाँ देखो ज़रा, 0 से लेके 180 ये वाला एंगल है, इसके बीच में मुझे cos थीटा देखना है। तो मुझे जो यूज़ करना है बस 0 से लेके, तो मतलब ये पॉजिटिव अगर 0 से थीटा π/2 के बीच में है, निगेटिव अगर π/2 से थीटा पाई के बीच में है। अच्छा, अगर एंगल 0 से π/2 के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अरे कक्षा 8 में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल।
अरे क्लास 8 में पढ़ा होगा एक्यूट एंगल के बारे में, जो 0 से π/2 के बीच में हो, दैट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट, अदरवाइज इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, तो क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A.B, देखो ये रहा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव तो ओवरऑल निगेटिव, क्योंकि इससे फर्क ही नहीं पड़ना है। अरे बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर cos थीटा निगेटिव तो दिस इम्प्लाइज A.B इज निगेटिव, अगर cos थीटा पॉजिटिव तो दिस इम्प्लाइज A.B इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है cos A.B इज पॉजिटिव इफ एंगल इज ऑब्ट्यूज, एक्यूट, मतलब 0 से लेके π/2 के बीच में, एंड A.B इज निगेटिव इफ एंगल इज ऑब्ट्यूज। ये चीज़ समझ आए? तो अगर कभी भी आपको ये मिले कि A.B निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आप तुरंत बोल देना कि A और B के बीच का एंगल π/2 से बड़ा है, मतलब 90 से बड़ा है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक, अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बोल देना कि हाँ 0 से π/2 के बीच में है। ठीक, याद रखने का तरीका, पॉजिटिव एक्यूट एंड निगेटिव ऑब्ट्यूज। अब जैसे आपको याद रखना हो, पानो या नोपा, या जैसे भी आपको समझ आए, ठीक, आप वैसे याद रख सकते हो, एक्यूट ऑब्ट्यूज। ठीक, पॉजिटिव एक्यूट निगेटिव ऑब्ट्यूज। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? फाइन, तो मैंने याद रख लिया पानो से, पानो। इसी पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं बहुत छोटा सा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। फिर हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज, मतलब वेक्टर खत्म हो जाए, इसके बाद हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसके PYQs करेंगे सारे। ओके, सो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करो इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ए वेक्टर हमको दे रखा है 2x² i कैप 4x j कैप एंड प्लस k कैप, लिखते जाना साथ साथ। दूसरा वेक्टर दे रखा है 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस x k कैप। दो वेक्टर दे रखे हैं और बोल रखा है कि इनके बीच का एंगल इज ऑब्ट्यूज, एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो इनके बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 से ज़्यादा है। तो ये हो गया मेरा 90 से ज़्यादा का एंगल, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर। ठीक, 90 से ज़्यादा है मतलब A.B क्या होगा, पानो, ऑब्ट्यूज मतलब निगेटिव। ठीक, अब निगेटिव होगा तो हम लोग A.B निकाल लें। A.B बहुत आसान निकालना, i j k, तो i करें तो 7 2 14x² माइनस 8x एंड प्लस ये कितना बन जाएगा, x आई थिंक, यस, इज लेस देन 0। इसको जरा सॉल्व करो, 14x² माइनस 7x इज लेस देन 0। 7x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2x माइनस 1 लेस देन 0। असल में आई थिंक, पता नहीं आप लोग पता होगा या नहीं पता होगा, वीबी कर्व मेथड नहीं पता तो 2 सेकंड में जान लो, बहुत इजी चीज़ है। ठीक, बहुत इजी है। इसमें से x की वैल्यू क्या होगी, अगर इक्वल टू 0 रखे तो बताओ, तो या तो 0 होगी, मतलब ये मैं कह रहा हूँ, अगर इसको इक्वल टू 0 रख दो तो x बराबर 0 और x इज इक्वल टू 1/2, दोनों यहाँ रख लो, 0 1/2। ठीक, अब यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, हो गया वीवी कर्व मेथड होता है। अगर यहाँ पे लीनियर है, मतलब सबकी पावर 1 है, जैसे यहाँ पावर कितनी x की 1, यहाँ 2x माइनस 1, टर्म्स की पावर अगर 1 है तो सिंपल उनको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो और उसके बाद प्लस माइनस प्लस लगा दो। ठीक, अच्छा, तो हमको निकालना है निगेटिव के लिए। तो निगेटिव मतलब कौन सा एरिया, ये वाला पोर्शन। ठीक, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, दिस इम्प्लाइज कि x लाइज बिटवीन 0 से बड़ा हो और हाफ से छोटा हो। ये मेरा आंसर हो गया, बता लोगे। अब इसी में ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन पहला आ जाएगा कि x कैन बी 1/3, सेकेंड ऑप्शन x इज इक्वल टू 1,
थर्ड ऑप्शन x इज इक्वल टू -1, फोर्थ ऑप्शन x इज इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन टिक मार दोगे? बिकॉज x किसके किसके बीच में, 0 से 1/2 के बीच में है। अरे बोलो, नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, एक्यूट एंगल कैसे आ जाए, तो पॉजिटिव लगा देंगे, तब फिर हमको ये मिल जाएंगी चीज़ें, ये वाली कि या तो x -∞ से 0 के बीच में, या तो हाफ से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक, ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, द इंड। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और उसके बाद हम लोग करेंगे इस पे PYQs और बहुत सारे क्वेश्चंस, ताकि आपका एकदम हाथ बैठ जाए, क्वेश्चन देखो नहीं ख़त्म। ठीक, बस ये चीज़ें एक एक चीज़ ध्यान देते रहना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद हम लोग समरी करेंगे इसकी आधे घंटे की, उसमें चीज़ें बताएंगे। तो जब आप लोग एक बार ये सब पढ़ लोगे ना जल्दी जल्दी करके थोड़ा सा, तो आप समरी में 2 सेकंड में चीज़ें एनालाइज कर पाओगे। अच्छा, ये पढ़ाया गया था, अब इस पर क्वेश्चन होने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।